देखिए, जो मायावती जी हैं निश्चित रूप से कई घोटालों में घिरी हुई है और उन घोटालों में जांच चल रही है और उम्र के इस पड़ाव पे है जहां पे वो जेल जाना पसंद नहीं करते। जिनको पुलिस से, थाने से, ईडी से, सीडी से, इनकम टैक्स से, वेल्थ टैक्स से, हेल्थ टैक्स से इतना डर लगता है, जिनकी टांगें कांपती है, उनको राजनीति करना डॉक्टर ने बताया। ठीक है, ज्ञान अहमद दो भाई रामपुर में आजम खान को हरा के घर बैठा दिया बसपा ने। आप बता रहे 12% वोट है कि 13%? अरे हराने के लिए तो अभी 5 चुनाव तक ये वोट काम नहीं है। हम फ्रंट पे आके लड़े, हम इंडिया के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ हर मुद्दे पे लड़ाई लड़ लो। मायावती जी को डर है, तभी वो बैकडोर से हेल्प लेकर किनारे से अपने आप को बचाना चाहिए। अपने किसी मुख्यमंत्री को 5 साल पूरा नहीं कर। तारिक खान, नोट करने वाली बात है क्या? ये उत्तर प्रदेश के साथ न्याय था क्या? नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम डिबेट में। मैं हूं प्रदीप। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने ऐलान किया ना वो एनडीए के साथ देगी और ना ही वो आई.एन.डॉट वालों के साथ रहेगी, वो अकेले चुनाव लड़ेगी। लेकिन इस बात की खुशी सबसे ज्यादा बीजेपी वालों को हो गई। इसकी एक वजह है, इस डिबेट में आप देखोगे तो अमिताभ अग्निहोत्री जी ने जब ताहिर खान समाजवादी प्रवक्ता से इस बारे में बात की तो समाजवादी प्रवक्ता जी ने कहा कि सिर्फ 12% वोट शेयर रह गया मायावती जी का। तो अमिताभ अग्निहोत्री जी ने उनको समझाया कि 12% तो बहुत ज़्यादा है, अगर 5% भी वोट होता तो आप जीत नहीं पाते थे। 19-20 का मामला रह जाता था और कई चुनावों तक ये सही चलता था। लेकिन यहाँ तो बात 12% का मामला है। तो दोस्तों, ताहिर खान की बोलती बंद हो गई और डिबेट में अमिताभ अग्निहोत्री जी ने अपने कई सारे बातें ऐसे उजागर किए जो आज तक किसी डिबेट में नहीं किए होंगे। तो ये डिबेट देखना आपका बनता है, पूरा देखना। लास्ट में तो और अच्छी बातें हुई है जो आपको जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट। लेट्स स्टार्ट डिबेट। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। रत्नाकर सिंह जी, आप भी राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं बड़े, और राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, चीजों को समझते हैं। बसपा ने कहा हम अकेले लड़ेंगे। इसको अगर डिकोड करने की कोशिश करें, क्योंकि राजनीति में कोई बड़ा नेता बोलता है तो उसके कई तरह के अर्थ होते हैं, यूं ही तो बोलता नहीं। इसके क्या अर्थ समझ में आ रहे हैं, निहितार्थ? देखिए अमिताभ जी, खासतौर पर इंडिया के उसमें INDIA के संदर्भ में देखिए, जो मायावती जी हैं निश्चित रूप से कई घोटालों में घिरी हुई है जी, और उन घोटालों में जांच चल रही है और उम्र के इस पड़ाव पे है जहां पे वो जेल जाना पसंद नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं अंदरूनी गुप्त समझौते जो हैं राजनीतिक दलों में होते रहते हैं और एक राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल के आगे नतमस्तक भी होता है। तो कोई आश्चर्य नहीं है कि मायावती जी किसी दल के साथ नहीं जुड़े। और देखिए, लड़ाई इंडिया और एनडीए के बीच है और इंडिया और एनडीए के बीच में आप किसी दल की तरफ नहीं जाएंगे तो आप अलग थलग पड़ जाएंगे, आपके अस्तित्व का खतरा रहेगा। जो आज बहन मायावती के ऊपर राजनीतिक अस्तित्व का खतरा बिल्कुल मंडरा रहा है। बंद मुट्ठी लाख की, आप अगर मुट्ठी बंद करके रखेंगे ना तो वो 1 लाख की है, खुली मुट्ठी खाक। तो ये वही वाला हाल है, इनका राजनीतिक हाल है आज ये। और देखिए, ये तो इनकी राजनीति की जो महत्वाकांक्षा रही, दूसरी पार्टियों के जो कार्यकर्ता होते हैं अमिताभ जी, वो बड़ी पेशोपेश में पड़ जाते हैं कि हम किस तरफ जाएं। जो 18% उत्तर प्रदेश में दलित वोट हैं वो बिखर जाते हैं, कुछ इंडिया की तरफ चले जाएंगे, कुछ एनडीए की तरफ चले जाएंगे। सब मिलाकर लबोलुआब यही रहेगा कि इनका वोट बिखर जाने से इनकी एकजुटता नहीं रहेगी और इसका लाभ ना ही इंडिया को मिलेगा ना ही एनडीए को मिलेगा। कहने का मतलब यही है। ठीक है, ठीक। जब एनडीए को भी नहीं मिलेगा तो आप भी लड्डू खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से रहिए, फिर क्या समस्या है। आप भी लड्डू बांटिए नहीं तो खुद तो कम से मंगा खाइए। तारिक खान, समाजवादी पार्टी इसको डिकोड कैसे करती? क्योंकि बाकी उत्तर प्रदेश में सब कहानी है। मूल बात यह है, सपा, भाजपा, कांग्रेस और बसपा, ठीक, जिनकी अंतिम में कुछ है लड़ाई में। ठीक, मेरा तजुर्बा कौन क्या कह रहा है छोड़ो, मेरा तजुर्बा व्यक्तिगत है प्रमाण के साथ। पिछले 5-6 चुनाव उत्तर प्रदेश के देखने के बाद दलित वोट का मसला ही नहीं, जो रत्नाकर कह रहे थे, दलित का कोई मसला ही नहीं उत्तर प्रदेश में। 10% मिले बहन जी को, चाहे 15% मिले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा परिणाम में ना। ये बड़ी अद्भुत बात कह रहा हूं रत्नाकर जी। क्या बसपा का कौतुक है, रहस्य है मुस्लिम। अब ये भी उलटवासी है, उल्टेबाज बरेली को, दलितों की पार्टी और मुस्लिमों का खेल। 17 में 100 सीटों पर अखिलेश यादव ने मुसलमान उतारे, 100 पे बहन जी ने उतारे। भगवान का नाम लेकर उन 100 सीट पे भाजपा जीत गई। खेल इतना साफ है, इसमें दलित वोट कहीं नहीं। रत्नाकर जी, आप भी चीजों को डिकोड करने के लिए थोड़ी दृष्टि बदलो। वो पुरानी थ्योरी है जो आप बता रहे थे, दलित वाली बात ही नहीं उत्तर प्रदेश में। दलित वोट के साथ सबने एडजस्टमेंट सीख लिया है।
खेल है मुस्लिम का। गुड्डू जमाली, तारिक खान की पार्टी से ज्यादा बेहतर कौन जानता होगा ये कितनी गहरी चोट खाए हैं? तारिक खान नहीं, आजमगढ़ का जख्म और फिर रामपुर की चोट। राम भजो, तारिक खान आप कैसे, सपा कैसे डिकोड कर रही है बहन जी के इस फैसले को कि भाई हम अकेले लड़ेंगे क्योंकि हमारा वोट सबने ले लिया और हमको किसी ने वोट नहीं दिया? देखिए, आपने जो बातें कही वो एकदम सही, क्योंकि जो दलित वोट है वो कहां जा रहा है इसका स्पष्ट पता नहीं लगाया जा सकता। लेकिन जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज बीएसपी का घटा है, 7 में 30%, 12 में 25%, 17 में 22% और 22 में 12%, तो कहीं गया वो, कहीं भी गया हो, कुछ बीजेपी में गया होगा, कुछ हमारे पास। मेन बात यह है कि बीएसपी को समाजवादी पार्टी के मुस्लिम कैंडिडेट के सामने मुसलमान खड़ा करके मिल क्या रहा है? क्या वो जीते ले रहे? क्या वो जिताने के लिए खड़ा कर रहे? और कौन सी ऐसी दुनिया में राजनीतिक पार्टी होगी, मुझे नहीं समझ में आता, जिसका लक्ष्य जीतना ना हो? तो क्या बहन जी का लक्ष्य जीतना नहीं है? ये बात जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी खुशी मना रही है, ये बात पुरानी हो। अब बीजेपी छोटे छोटे इवेंटों को बड़ा बनाना चाहती है। जैसे सुभाष का आ गई तो बड़ा इवेंट हो गया। मायावती जी का वोट परसेंटेज जिस तरीके से घटा है, शायद ही जिस तरीके से बामसेव और DS4 को काशीराम साहब ने खड़ा किया था, इस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में कोई पार्टी का पतन हुआ। उसकी वजह कुछ भी रही हो, हमें उससे लेना देना नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इस तरीके की जो घटनाक्रम है उसको जनता कायदे से समझ चुकी है, क्योंकि ये हो रहा है बहुत पहले से, आज से नहीं हो रहा है। क्योंकि बीएसपी का वोट शेयर जैसे ही 7 में जीते थे गिरना शुरू हो गया था। और अगर बात हो रही है मुस्लिम वोटरों की, तो वो इस बात को समझ चुकी है जो आपने अभी बात कही कि 100 के सामने 100 क्यों लाई जाती है, तो कोई ना कोई मकसद होगा। और अगर हम किसी भी ABC किसी पार्टी को वोट दे रहे हैं तो हम चाहते हैं वो जीते, बात समझिए। तो मुस्लिम समाज अगर समाजवादी को वोट देगा तो वो चाहेगा वो जीते, या बीएसपी को देगा तो वो चाहेगा जीते। हराने के लिए कोई किसी को वोट नहीं देने जा रहा है। इस चीज को जनता भी समझेगी। तब सपा को भी, हम तो सब समझ गए, सपा समझ ले उसको चुनाव लड़ना है, हमें ज्यादा समझना जरूरी नहीं, सपा को समझना ज्यादा जरूरी है। तारिक खान ने जो बातें उसमें 2 बातें जोड़ दूं ताकि सपा का थोड़ा रोशनदान ज्यादा खोले, है ना, समझ चीजें देख पाए, धुंध साफ करें अपने दिमाग की। 12% वोट हो या 2% वोट हो, धर्मेंद्र यादव को सामान पैक करके वापस भेज दिया था हरा के, ठीक। ज्ञान अहमद 2 भाई, रामपुर में आजम खान को हरा के घर बैठाल दिया बसपा ने। आप बता रहे 12% वोट है कि 13%? अरे हराने के लिए तो अभी 5 चुनाव तक ये वोट काफी है। आपको समझ है कि नहीं राजनीति की भाई? ये 12% वोट इतना बड़ा वोट होता है, 5 चुनाव में आपको हरा सकते हैं। रत्नाकर सिंह बैठे हुए हैं, मैं तो गवाह हूं प्रत्यक्ष, ये आप लोग तो दूर से देखते हो। कांग्रेस के बड़े आला कमान के 2 प्रतिनिधि मेरी उपस्थिति में काशीराम के पास आए थे कि मध्य प्रदेश में आप 50 कैंडिडेट लड़ा दो, भाजपा हार जाएगी। काशीराम तब फैसला करते थे। मैंने ये सवाल पूछा था जो आज तारिक कह रहे हैं कि हराने का भी खेल होता है, तो वो मुस्कुराए बोले हाँ हराने का भी खेल होता है। क्या? और फिर क्या मिल रहा था इसके वो हम नहीं बताएंगे, वो ठीक नहीं, विश्वासघात हो जाएगा। क्या डील हुई थी? मैं था वहां, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है मित्र। कोई बात कहता तो यूं नहीं कहता। चुनाव के गणित को जो जानते हैं वो मेरी बात से सहमत है। 12% छोड़िए, 1% वोट के स्विंग से। और तारिक खान के आगे इन लोगों को बहुत अभी आगे लड़ाई लड़नी है राजनीति में, इनको अपनी समझ बड़ी करनी होगी। त्रिवेदी जा रहा हूं बस। 12% वोट, आज चुनाव हो, ये सुन लीजिए तारिक खान, नोट भी कहीं कर लीजिए, आज चुनाव हो, एनडीए और इंडिया में सिर्फ 5% वोट एनडीए से स्विंग कर जाए इंडिया में, क्या तो 19 और 20 की लड़ाई हो जाएगी। पता है आपको? 5%, 12 तो बहुत होता है ना। 5% स्विंग से स्थिति यह हो जाएगी 240-235 टाइप का, है ना। चुनाव इसको कहते हैं। नहीं तारिक खान, मसला वो नहीं, मसला ये है कि इस तर्क में दम है कि अगर मायावती जी को डर था तो 19 में फिर अलायंस कैसे किया। अगर आप ये भी कहते हो 14 से लेके और 22 तक मायावती ने सुपारी ली भाजपा से सपा को खत्म करने की, तो फिर 19 में गठबंधन कैसे कर लिया? तब भी तो मुकदमे चल रहे थे। नहीं, ये बात नहीं ऐसे डायरेक्टली नहीं कही जा सकती। देखिए, उनके एक्शन ऐसे रहते हैं जो इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं बेनिफिट पहुंचाते हैं। अब उसके पीछे वजह क्या है आप समझिए। कोई क्यों चाहेगा, मैं वही बात कह रहा हूं। और आपने अभी कहा भाई हम लोग अभी थोड़ा, आपका बहुत बड़ा तजुर्बा है पत्रकारिता का। ठीक है तारिक बाबू, ठीक है तारिक भाई, रुकना होगा। रत्नाकर जी के पास चलूंगा। रत्नाकर जी, ये बात तो सबके लिए कही जा सकती है क्योंकि सबके जेब में 2-4 मुकदमों के नोटिस पड़े हैं। क्या पड़े हैं ना? किसी की कहीं पेशी, कोई जमानत पर है, कोई रेल में है, कोई जेल में है, नहीं।
तो ये बात तो फिर सबके लिए कही जा सकती है। भाई आम आदमी पार्टी के भी नवरत्नों में से 2 रत्न जेल में है, और जाने कितने कितने जेल में है, और बाकी कतार में है, कुछ आधे रास्ते हैं, कुछ बैग पैक कर रहे हैं। नहीं, तब तो फिर अगर ऐसे ही सब लोग डर रहे हैं तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं, हेमंत सोरेन का भी नंबर लग रहा है ईडी के यहां, सबका तो लग रहा है, तब क्या होगा रत्नाकर जी? राहुल जी खुद जमानत पर है। हाँ जी अमिताभ जी, मैंने अपना शुरुआती स्टेटमेंट में ही कहा था कि मायावती जी उम्र के इस पड़ाव पे हैं जो जेल जाना पसंद नहीं करें। और 2 चीजें होती हैं, या तो आदमी डर जाता है या तो मजबूती के साथ मुकाबला करता है। कांग्रेस पार्टी या अन्य विपक्षी पार्टियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ आज मजबूती के साथ मुकाबला कर रही हैं, लेकिन डरने का भी प्रमाण है। मायावती जी ने पूर्णतया नतमस्तक हो गई हैं, राजनीतिक अस्तित्व तो खतरे में है। वो सोच रही हैं कि अगर मैं नहीं नतमस्तक होंगी तो बचे कुछ दिन जो है वो जेल में गुजारने पड़ेंगे। अब तो वो अपना रिटायरमेंट के लिए भी अपने जो भतीजे को लेकर आ गए कि रिटायरमेंट प्लान ही बना लेते हैं, अब तो इन्हीं को आगे कर देते हैं। तो परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं। रही बात ये कह रहे थे ठगबंधन की, तो मैं अमिताभ जी कहना चाहूंगा, हम तो 26 हैं, अगर हम ठगबंधन हैं तो ये 37 वाले तो महाठगबंधन है। तो गठबंधन को ठगबंधन करके मैं त्रिवेदी जी के पास चलूंगा, उसका उत्तर दूंगा। ठगबंधन है क्या, कौन सा बंधन है? लेकिन एक बात मैं जरूर कहूं, महाराष्ट्र की बात रत्नाकर जी ने कही, मैं कहीं सुन रहा था कि कहीं ऐसा सुप्रिया सुले ने बयान दिया है कि एनसीपी में कोई टूट नहीं हुई, एनसीपी विधायक दल के नेता अजीत पवार साहब हैं, लो कर लो बात। तो क्या शरद पवार भी उसी डर से ग्रस्त हैं जिससे तथाकथित रूप से मायावती जी हैं? शरद पवार ऐसा तो नहीं कि पृथ्वीराज चौहान है इस उम्र में? क्या देखिए अमिताभ जी, उनकी भी हालत देखी रहे होते हैं दशा सब। तब मुझे वो बताओ जो महाराणा प्रताप हो। एक मिनट सुन लो भैया, अभी आपके पास आएंगे नहीं, एक टिप्पणी करके मैं त्रिवेदी जी के पास चलूंगा। अरविंद केजरीवाल ने 2 लोगों को भगत सिंह घोषित किया था, क्या आज तक जमानत नहीं पाए ना? मुंसिफ मजिस्ट्रेट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सब जगह अर्जी लगा ली, नहीं पाए ना। हमने देखा कौन भगत सिंह है। विपक्ष के पास एक ये कॉमन आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी भय की राजनीति कर रही है, भयादोहन कर रही है राजनीतिक लोगों का, राजनीतिक पार्टियों का। इसलिए जो लोग जेल जाने से डर रहे हैं, और भाई ये भी हो सकता है कि रत्नाकर जी ऐसी बात करके बाकी को जेल भिजवा दें, और प्रवोक करके, जैसे अरविंद केजरीवाल ने प्रवोक करके कि हिम्मत हो तो मनीष को कुछ करके देखे सरकार। मनीष जी गए तब से बाहर ही नहीं आए, बोले सत्येंद्र जैन का कुछ बिगाड़ के देखे, सब कागज ओके हैं। वो गए, गरीब कहां गए पता ही नहीं लगा। क्या उनकी फिजियोथेरेपी ऐसी हुई कि काम ही लग गया? तो ये भी हो सकता है कि भाई ऐसा भी प्रवोक करके फंसवा दे दूसरों को। मुझे चिंता दिवाली की, रत्नाकर भाई आ रहे, मुझे चिंता दिवाली की है। दिवाली में बहुत दिन नहीं बचे, कम से कम सिसोदिया और सत्येंद्र जैन दिवाली तो मना लेते घर में, है? कब से बंदर हैं, और आप लोग और चढ़ा रहे हैं लोगों को कि नहीं डरो नहीं, भीड़ तुम बढ़े चलो। क्या अरविंद जी ने यही कहा था कि हमने सबके कागज चेक कर लिए, इनमें कोई गलती नहीं, कोई माइका लाल इनको सजा नहीं दे सकता। क्या वो आज तक नहीं आए? अब वो अंदर क्या सोच रहे होंगे सोच ही लीजिए। तो ये भी मामला बड़ा है भैया। भगत सिंह बनना, कहना और बनने में अंतर है। रत्नाकर जी क्या कह रहे थे, आप बताइए। 30 सेकंड लूंगा मैं। त्रिवेदी जी की बातों पे आना चाहता हूं। देखिए किस तरह से अपने आप को साफ पाक बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत की जनता यह जानती है कि वॉशिंग मशीन किसके पास है। ये पहले तो ईडी और सीबीआई लगाकर लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, फिर उसके बाद 50 ओके एकदम ओके। महाराष्ट्र में जो चुनावी जो नारा दिया जा रहा था वो भी एप्लीकेबल है इनके ऊपर। 95% केसेस ईडी के जो है ये विपक्ष के नेताओं के ऊपर करते हैं और कहते हैं कि हम तो निष्पक्ष कार्रवाई कर रहे हैं। अब सिंधे गुट पे मैं पूछना चाहूंगा, अमिताभ जी इनसे यहीं बैठे हैं, सिंधे गुट के 16 विधायकों के ऊपर ईडी की और सीबीआई की जांच बैठाई गई थी। आज क्या हुआ उसके बाद? जब इनके साथ आ गए तो क्या वो सारे केसेस खत्म हो गए? प्रधानमंत्री जी आरोप लगाते हैं 71,000 करोड़, कोई केस विड्रॉ नहीं हुआ, कहते रहे कोई केस विड्रॉ नहीं हुआ। हाँ नहीं, जब आरोप प्रधानमंत्री जी स्वयं लगाते हैं तो उस समय क्या आरोप ये झूठ बोल रहे थे? तभी 71,000 करोड़ का आरोप लगा रहे थे, झूठ बोल रहे थे? उप मुख्यमंत्री बना देते हैं इनको। एक बार रुकना, ये बात है। मैं एक बात नहीं समझ रहा था, आगे बात मैं तारिक खान से एक्सप्रेशन लूंगा। तारिक खान विपक्ष के नेताओं ने, एक मिनट अभी रुकिए, एक बात बड़ी कॉमन है, हमको ईडी से डराते हैं, छोटे बच्चे कहते हैं हमको भूत से डराते हैं, बच्चे छोटे होते हैं। कोई कहता है हमको पुलिस से डराते हैं, कोई कहता है इनकम टैक्स से, कोई कहता है सेल टैक्स से, कोई कहता है वेल्थ टैक्स से। क्या जो लोग डरपोक है उनकी एक लिस्ट बना लो, उन सबको आश्रम भिजवाओ, हरिभजन करें। काय को राजनीति करते? डॉक्टर ने बताया राजनीति करें।
जिनके पास इतना कमजोर ईमान है, जितनी कमजोर हैसियत है, वो क्यों राजनीति करना चाहते हैं? कर नहीं तो डर नहीं। तारिक खान, काय की समस्या? ईडी हो चाहे ईडी के पिताजी हो, कर नहीं तो डर नहीं। क्या समस्या है? क्यों रोज एक ही रोना? हर दिन नेता एक ही बात करा, हमको ईडी वाले डरा रहे। अरे भाई साहब, आपने कुछ किया नहीं, ईडी नहीं, ईडी के पिताजी आ जाए, आपका क्या बिगाड़ेंगे? कन्विक्शन रेट तारिक खान, अमिताभ जी अभी रुकना देखिए इसमें देखिए मुलायम सिंह यादव साहब के खिलाफ और अखिलेश साहब के खिलाफ कोई मामला नहीं है। 2013 में ही आप जानते होंगे सीबीआई ने मामला बंद कर दिया। 19 में भी उसके लिए एप्लीकेशन दी गई। इस तरीके का कोई भी मामला मायावती के खिलाफ है, ताज कॉरिडोर और एनआरएचएम, उनके खिलाफ मामले की अभी रिपोर्ट कहां पर है वो आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे, लेकिन हमारे नेता के ऊपर इस तरीके के कोई भी मामले नहीं है। और अगर जो थे तो उसमें सीबीआई ने उस पर क्लोजर लगा के बंद कर दिया। अभी पुनर्विचार याचिका 19 में डाली थी, 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने तब भी मना कर दिया कि हम उसको नहीं खोलेंगे, क्योंकि 2013 में ही उसमें क्लोजर लग चुका है, बहुत देर बाद आप आए। खैर, आपने मुकदमे वापस लेने की बात की, तो मुकदमे तो यहाँ चीफ मिनिस्टर के और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के वापस लिए गए। अब उसको आप कह सकते हैं कि राजनीतिक द्वेष के तारिक खान, मेरा सवाल मैं पूछ रहा हूं, जिनको पुलिस से, थाने से, ईडी से, सीडी से, इनकम टैक्स से, वेल्थ टैक्स से, हेल्थ टैक्स से इतना डर लगता है, जिनकी टांगे कांपती हैं, उनको राजनीति करना डॉक्टर ने बताया है? मैं ये पूछ रहा हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं। समाजवादी चुपचाप फल की दुकान खोल ले, हमारे नेता लड़ रहे, चाय और जूस की दुकान खोल लो यार, जरूरी राजनीति करोगे? ऐसा डर है, देखिए अमिताभ जी, जिनको ऐसा डर है वो बैकडोर से तो मदद कर ही रहे हैं। हमारे नेता को नहीं डर है, हम फ्रंट पे आके लड़ रहे हैं। हम इंडिया के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ हर मुद्दे पे लड़ाई लड़ रहे हैं। मायावती जी को डर है, तभी वो बैकडोर से हेल्प लेकर किनारे से अपने आप को बचाना चाहती है। ना हमारे ऊपर कोई मामला और हो तो आप चलाइए, आप तो स्वतंत्र हैं इन सब चीजों के लिए, मगर लड़ाई सामने से होनी चाहिए। हम लड़ रहे हैं, मुद्दा लेके जा रहे हैं जनता के बीच में, वो अदालत फैसला करेगी जनता की कि कहां जाना है कहां नहीं जाना है। हम पहुंच रहे हैं। ठीक है, देश का सबसे बड़ा सूबा जिसने सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री दिए, देश को पहला प्रधानमंत्री जिस सूबे ने दिया, उस सूबे में कांग्रेस ने अपने किसी मुख्यमंत्री को 5 साल पूरा नहीं करने दिया। तारिक खान, नोट करने वाली बात है क्या? ये उत्तर प्रदेश के साथ न्याय था क्या? गोविंद बल्लभ पंत से लेके और पंडित नारायण दत्त तिवारी 89 में आखिरी मुख्यमंत्री, क्यों? उत्तर प्रदेश ने गुनाह किया था क्या? कहा जाता था कि गांधी परिवार गमले में पेड़ पौधा लगाता है, फिर उसकी जड़ें हिला के देखता कहीं जड़ तो नहीं पकड़ ली। ये सच्चाई है, जाके गूगल पे चेक कर लीजिएगा। गोविंद बल्लभ पंत जैसा नेता 5 साल पूरे नहीं कर पाया उत्तर प्रदेश में, क्यों? कोई तो वजह रही होगी, उस वजह में आज मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन दुख होता है। देश के सबसे बड़े सूबे के साथ यह व्यवहार ठीक नहीं था। आपने पपेट की तरह मुख्यमंत्रियों को इस्तेमाल किया। मुझे याद है हेमंत बहुगुणा से इस्तीफा कैसे लिया था इंदिरा जी ने बुला के, 5 मिनट की मोहलत नहीं दी, उन्हें बाहर जाके लिख दो ना, यही लिखो। ऐसे तो डीएम पटवारी से भी बात नहीं करता। क्या सच नहीं है? सच है। जनता माफ नहीं करेगी। मजा आया। तो दोस्तों, डिबेट हो गई पूरी, वीडियो हो गई खत्म। दोस्तों, ये डिबेट वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको इसी तरह की डिबेट वीडियो अमिताभ अग्निहोत्री जी की चाहिए तो कमेंट में जरूर लिखिए। मैं और अच्छे इंटरेस्टिंग डिबेट वीडियो उनकी लाता रहूँगा। दोस्तों, डिबेट वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है क्योंकि मुझे डिटेल में वीडियो लाना होता है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए आगे क्या हो, पीछे क्या हो, आगे क्यों ये सारी बातें चल रही है। तो दोस्तों, ये इसलिए ये डिबेट ऐसी अमिताभ अग्निहोत्री जी की डिबेट वीडियो होती है वो थोड़ी लंबी हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई। आपको ये कंटेंट मेरा काम पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करते जरूर जाएंगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।